भारतीय संविधान को पूरी तरह तोड़ मड़ोड़ कर वर्तमान सरकार के लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जातियों को आर्थिक आधार पर अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार कभी एससी, कभी एसटी, कभी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के 10% सवर्ण कोटे में व्यवस्थित करना समता मूलक समाज के संरचना के ऊपर एक जबरदस्त कुठाराघात है। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर एस पटेल। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में महामना ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख को नमन करता हूं। तदुपरांत आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब समेत जगदेव बाबू कुशवाहा साहब, पेरियार लड़ई यादव साहब, महामना राम स्वरूप वर्मा साहब, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांति राम साहब समेत समस्त वंचित महापुरुषों को नमन करता हूं। पूरी बात एक महापुरुष के बिना भी अधूरी रह जाती है। वह क्रांतिवीर जिन्होंने 13 साल की अवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड जिनके अंदर झकझोर देता है और 23 साल की उम्र पूरी 10 साल की क्रांति की कहानी में पूरी दुनिया के मानचित्र में बस जाते हैं। वह क्रांतिवीर जिसको सरदार भगत सिंह कहते हैं। नमन करता हूं महापुरुष को। आज का जो लाइव बुलेटिन का विषय है, उन विषय पर सबसे पहले आप सभी साथियों को दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं और आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि बुलेटिन 8 PM के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी साथी जुड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो साथी जुड़े हैं, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए एक बार मैं आप सबको का अभिवादन करता हूं। ब्रजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन अहिरवार लिख रहे हैं जय सरदार, आपको भी जय सरदार। अखिलेश इंडियन यादव लिख रहे हैं नमस्कार डॉक्टर आर एस पटेल साहब, आपको हमारा प्रणाम। तो आपको भी इस्तकबाल, जय संविधान, जय सरदार अखिलेश जी। हेमंत पटेल जी आजमगढ़ से, आपको भी सरदारवादियों का जय सरदार। राजेंद्र प्रसाद जी इलाहाबाद से, आपको जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। हमारा जो पूरा संघर्ष रहा है वह अधिकारों को लेकर रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के न तो दुश्मन हैं, न तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। यह बात इसलिए कह दे रहा हूं, हमारे अधिकारों को हम वंचित वर्ग के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जातीय आधारित अधिकारों को जो भी लोग, जो भी सरकारें, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, जो भी सरकार हमारे अधिकारों को हमें सुनिश्चित करके ईमानदारी से देने की मादा रखती है, उस सरकार के हम विरोधी नहीं हो सकते। लेकिन नाम पिछड़ों का लेकर काम सिर्फ अगड़ों का करने वाले तथा कथित राष्ट्रवादियों के खिलाफ पिछले 5-7 साल तक हमने जंग लड़ा और अगर हमारे पिछड़ों, दलितों, वंचितों, कमेरों, मुसलमानों के हक अधिकार को उनको पूर्णतया सुनिश्चित नहीं किया गया तो लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हम शिवाजी के लोग हैं जिन्होंने स्वराज की परिकल्पना किया था, जिनके राज में समता का अधिकार था। हम शिवाजी के लोग हैं, हम सरदार और साहू के लोग हैं। शिवाजी के अंगरक्षकों में
12 में से 9 मुसलमान थे। और सरदार पटेल की अगर बात करें तो सरदार पटेल साहब ने आजादी के बाद, जब भारत की अखंडता और एकता करने के बाद उन्होंने लिखा, कलकत्ता के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम भारतवासियों की यह जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को और यहां रहने वाले समस्त नागरिकों को राष्ट्र भाव और उनको सुरक्षा की भाव देना हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान हमारा कहता है जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो भारतवासी है। हमारे संविधान के अनुसार समता का अधिकार लागू हो जाना चाहिए। जातीय जनगणना एक इतना बड़ा मुद्दा है। अगर जातीय जनगणना की बात करें तो यह वही सरकार है वर्तमान में केंद्र में जो 2014 के पहले गला फाड़ फाड़ के केंद्र में आज जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उस समय कहा था कि हमारी सरकार बना दो, हम जाति जनगणना का आंकड़ा जग जाहिर करेंगे। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, 2011 में जो आर्थिक और जाति आधार का जनगणना तत्कालीन सरकार ने करवाया था, 2015-16 में मोदी कार्यकाल 2 में जो पूरा हुआ था, जिस पर तकरीबन 5,000 करोड़ का खर्चा आया, सरकार ने वहन भी किया और सरकार ने कहा कि जो हमारा जनगणना का आधार था जाति और आर्थिक जनगणना की, सरकार ने पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सरकार ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय विभाग ने 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जाति जनगणना का सारा लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। मोदी कैबिनेट ने कहा कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे, एससी एसटी का तो कराएंगे लेकिन ओबीसी या अन्य वर्गों का हम नहीं कराएंगे। अरे मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि नहीं कराना है तो पीछे का जो आंकड़ा है उसको ही जाहिर कर दो। सरकार के कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाति जनगणना इतना भयावह है कि उसको हम जग जाहिर नहीं कर सकते। जाति के नाम पे शोषण करोगे लेकिन उन जातियों को उनका अधिकार देने में आपको डर लगता है। असल बात यह है, सच्चाई यह है कि जातियों को आर्थिक आधार पर अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार कभी एससी तो कभी एसटी या कभी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के आधार पर 10% सवर्ण कोटे में आरक्षण व्यवस्थित करना समता मूलक समाज की संरचना पर कुठाराघात है। असल में आरक्षण की अवधारणा गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है। भारतीय संविधान को पूरी तरह तोड़ मड़ोड़ कर वर्तमान सरकार के लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं फिर से बात दोहरा देता हूं, जातियों को आर्थिक आधार पर अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार कभी एससी कभी एसटी कभी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के 10% सवर्ण कोटे में व्यवस्थित करना समता मूलक समाज के संरचना के ऊपर एक जबरदस्त कुठाराघात है। हमारा संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत कतई नहीं करता। हमारा संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की इजाजत कतई नहीं देता। हमारा संविधान शैक्षणिक
आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की इजाजत देता है। मैं फिर से यह बात कह रहा हूं, जाति जनगणना के मुद्दे पर पूरे देश के सभी वंचित वर्ग के नेताओं को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर इस लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है। नहीं तो ये अगड़े पिछड़े का भेद रहेगा और देश में खाइयां बढ़ती रहेगी। हम तो चाहते हैं अगड़ा और पिछड़ा, जो भारतीय संविधान के अनुसार इस देश में सर्वोत्तम रूप से सर्वप्रथम दो ही वर्ग थे, एक अगड़ा और एक पिछड़ा, समय समय पर संविधान में जोड़ते गए लोग। एससी एसटी ओबीसी मतलब ये पिछड़ा है, और अगड़ा कौन है वो आप सब लोग जानते हैं। हम यह नहीं कहते कि अगड़ों का अधिकार नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि जाति जनगणना करवा लो। जिस जाति की जितनी आबादी है, जिस वर्ग की जितनी आबादी है, उस वर्ग के अनुपात में सभी वर्गों को उसका संपूर्ण अधिकार दे दो। आरक्षण की अवधारणा वास्तविक रूप से जब सबको उनके जातीय वर्गिक आबादी के बराबर अधिकार प्राप्त हो जाएगा, वर्गिक आबादी के बराबर सभी संस्थाओं में भागीदारी मिल जाएगी, तो असल में आरक्षण की अवधारणा उसी दिन देश में जो रोज रोज राजनीति करने की जो भावनाएं लोगों की आती है, उस दिन निहित हो जाएगी और उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए मैं आज लाइव पर आए हुए सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि जाति जनगणना की धारा को कमजोर नहीं होने देना। ये मुद्दों से भटकाने के लिए ये भाजपा के लोग तमाम हथकंडे अपनाएंगे और हमें आपको मुद्दों से भटकाएंगे और हमें जाति जनगणना को टारगेट करके इनसे सवाल करते रहना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर पोस्ट चले, जाति जनगणना लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। असल में ये करे तो रामराज्य और हम करें तो जातिवाद। ये तथाकथित राष्ट्रवादियों की जो सोच है, अगर पिछड़ा करे तो जातिवाद और ये करे तो रामराज्य, राष्ट्रवाद। इसलिए तथाकथित लोगों से हमें आपको मिलकर सवाल करना होगा, हमें आपको मिलकर आवाज उठाना होगा और हमें आपको मिलकर पिछड़ी अवाम के अंदर इस भाव को पैदा करना होगा। मैं पुनः अपने उस बात पर वापस आता हूं कि बुलडोजर बाबा करे तो राष्ट्रवाद, रामराज्य, और हम करें और पिछड़ा करे तो जातिवाद। एक वाकया है बनारस निकाय एमएलसी चुनाव का, मैं ये बात आप सबको क्लियर कर देता हूं। स्थानीय एमएलसी चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, निकाय एमएलसी चुनाव। बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी से डॉक्टर सुदामा पटेल कुर्मी जाति से, पटेल समुदाय से आते हैं। भाजपा ने उनको टिकट दिया है, लेकिन भाजपा के
एक बड़े नेता के परिवार के लोग निर्दल लड़ रहे हैं, निर्दल लड़ रही हैं, और भाजपा के जो जातिवादी मानसिकता के बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भाजपाई हैं, डॉक्टर सुदामा पटेल का कहना है कि ये लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी सुदामा पटेल, लेकिन भाजपा के विधायक के परिवार से एमएलसी चुनाव की प्रत्याशी है निर्दल, उनको समर्थन कर रहे हैं। भाजपा के तौड़वादी मानसिकता के लोग उनके साथ हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा सुदामा पटेल जी ने कहा है, विधायक सुशील सिंह के तरफ से या उनके परिवार के तरफ से 5 करोड़ रुपए का ऑफर सुदामा पटेल को चुप रहने या बैठ जाने का दिया जा रहा है, ऐसा डॉक्टर सुदामा पटेल जी का कहना है। यानी भाजपा के प्रत्याशी को बनारस के मोदी के संसदीय क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी है, भाजपा के विधायक और उनके लोग ही उनको 5 करोड़ में खरीद कर बैठाना चाहते हैं। भाजपा के एमएलसी के अधिकृत प्रत्याशी सुदामा पटेल को भाजपा के विधायक और भाजपा के सवर्णवादी नेता ही उनको बैठाना चाहते हैं, 5 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। ये बात मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा तक, तथा कथित बुलडोजर बाबा तक डॉक्टर सुदामा पटेल जी ने पहुंचा दिया है। आज मीडिया के सुर्खियों का खबर है ये। अब सवाल है कि बुलडोजर बाबा तथा कथित बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पंचर हो गया, क्या वो हीरो पुच्छ में तब्दील हो गया है, या पिछड़ों दलितों के लिए बुलडोजर है और बाबा के जाति के लिए वो बुलडोजर नहीं, वो हीरो पुच्छ हो जाता है? यह सवाल है। कुर्मी जाति के, पटेल जाति के सुदामा जी भाजपा से प्रत्याशी हैं, उसके कारण उनके ऊपर दबाव आ रहा है, उनको 5 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है, उनके जान के ऊपर खतरा बना हुआ है, ऐसा डॉक्टर सुदामा पटेल जी कहते हैं। तो क्या बाबा बुलडोजर नाथ जो ये भ्रष्टाचार करने वाले इनके दल के नेता हैं, इनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? जो अपराधी प्रवृत्ति है उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे बाबा जी? या आपके जाति के होने के नाते उनको छोड़ देंगे आप? वो चाहे आजमगढ़ की बात कर लें, चाहे बनारस की बात कर लें, चाहे जौनपुर की बात कर लें, जो बुलडोजर बाबा के जाति से आने वाले लोग हैं, उनके लिए आपका बुलडोजर हीरोपुच्छ हो जाती है, पंचर हो जाती है, और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए आप बुलडोजर तथाकथित बुलडोजर नाथ हैं। असल में आप घोर जातिवादी हैं, या आपको न्यायप्रिय बनना पड़ेगा, या आप अंधेरे में हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। इससे आपकी छवि खराब हो रही है। इसलिए मैं सादर अनुरोध करता हूं कि इन मामलों को संज्ञान में लें और इस पर तत्काल कार्रवाई करें। फिर से एक बार, जाति जनगणना मूल और विषय है। जाति जनगणना के मुद्दे से हमें इधर उधर नहीं होना है।
जाति जनगणना हो जाने के बाद 1000 बीमारियों का इलाज हो जाएगा प्यारे साथियों। बुलडोजर बाबा के जाति से आने वाले लोगों के घर या भ्रष्टाचारियों या उनके अपराधियों में संलिप्त लोगों के घर बुलडोजर कब चलेगा, बाबा से यह सवाल है। आज बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान। अपना ख्याल रखिएगा और जाति जनगणना को मुद्दा बनाइए। सोशल मीडिया पर इसको बहुत तेजी से लिखिए। धन्यवाद।